इनकम टैक्स की दुनिया में हाँ। एक सवाल है जो हमेशा से दशकों से बिजनेसेस और कोर्ट्स को उलझाता आया है कौन सा सवाल? कि एक बिजनेस का कौन सा खर्च उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है और कौन सा खर्च उसकी कैपिटल एसेट। हाँ, ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है। बिल्कुल, पर इसकी गहराइयों में जाएं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। खुद जस्टिस पीएन भागवती ने इसे एक वेक्स्ड क्वेश्चन यानी एक जटिल प्रश्न कहा था। बिल्कुल, और आज हम इसी जटिल प्रश्न की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट के जरिए। एम्पायर जूट को लिमिटेड वर्सेस सीआईटी 1980। राइट, ये वो केस है जिसने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच की जो धुंधली लकीर है उसे साफ करने के लिए कुछ बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश किए हैं। एग्जैक्टली। हमारे पास इस केस के जजमेंट एक्सर्प्ट्स और कुछ एक्सपर्ट नोट्स हैं। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन साफ है, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के इस बैटलफील्ड को समझना और ये देखना कि अदालतें सिर्फ लीगल जार्गन में नहीं बल्कि बिजनेस की जो प्रैक्टिकल डे टू डे रियलिटी होती है उसे ध्यान में रखकर कैसे फैसले लेती हैं। चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक जूट बनाने वाली कंपनी से, एम्पायर जूट को लिमिटेड। वो एक इंडस्ट्री बॉडी का हिस्सा थी, इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन। अब ये कोई सोशल क्लब तो था नहीं, इस एसोसिएशन का एक बहुत स्पेसिफिक पर्पस था, है ना? एग्जैक्टली। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना। देखिए, 1939 के बाद से ही जूट की ग्लोबल डिमांड में काफी कमी आ गई थी। अच्छा। तो मार्केट में ओवर प्रोडक्शन का खतरा था जिससे प्राइसेस क्रैश हो सकते थे। राइट। तो एसोसिएशन ने अपने मेंबर्स के लिए एक वर्किंग टाइम अग्रीमेंट बनाया जिसे WTA भी कहते हैं। इसका मकसद था प्रोडक्शन को रेगुलेट करना ताकि सप्लाई और डिमांड में एक बैलेंस बना रहे। मतलब मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए सबने मिलकर अपने ही बिजनेस पर एक तरह की पाबंदी लगा ली। ये तो बड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। A self-imposed restriction on your own ability to produce? It does, but it was a collective survival strategy. जो चौथा WTO था उसके क्लॉज 4 में साफ-साफ लिखा था, and I'm quoting from paragraph 3 of the judgment. Okay. No signatory shall work more than 45 hours of work per week. 45 घंटे प्रति हफ्ते से ज्यादा कोई मिल काम नहीं करेगी। ये एक बाइंडिंग रिस्ट्रिक्शन थी। ओके, तो अगर रूल ये है कि हर कोई सिर्फ 45 घंटे ही काम कर सकता है तो एम्पायर जूट ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया कैसे होगा? यहीं पर इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। What's fascinating here is the mechanism built into the agreement itself. It wasn't completely rigid. अच्छा। इसी अग्रीमेंट के क्लॉज 6B में एक लूप होल या कह सकते हैं एक फ्लेक्सिबल प्रोविजन था। कोई भी मेंबर अपने हिस्से के वर्किंग आवर्स, जिन्हें लूम आवर्स कहा जाता था, किसी दूसरे मेंबर को ट्रांसफर या सेल कर सकता था। ओह, इंटरेस्टिंग। एम्पायर जूट ने मार्केट की डिमांड को देखते हुए यही किया। उन्होंने 4 दूसरी कंपनियों से जो शायद अपना कोटा पूरा नहीं कर पा रही थी, कुल 2,03,255 रुपए के लूम आवर्स खरीद लिए। अच्छा, तो उन्होंने ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ज्यादा काम करने का अधिकार खरीदा। अ वेरी क्लेवर बिजनेस मूव। तो कंपनी ने ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी बिजनेस चलाने का रोजमर्रा का खर्च मानकर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया होगा। हाँ, बिल्कुल। तो फिर टैक्स डिपार्टमेंट को इसमें प्रॉब्लम क्या हुई? उनका क्या कहना था? हाई कोर्ट का टैक्स डिपार्टमेंट का साथ देना थोड़ा अजीब लगता है। हाई कोर्ट की रीजनिंग क्या थी इसके पीछे? वो किस आधार पर इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मान रहे थे? हाई कोर्ट के हाथ एक तरह से बंधे हुए थे बिकॉज दे वर बाउंड बाय प्रेसिडेंट। अपने लूम आवर्स बेचे थे और उससे जो पैसा मिला उसे कोर्ट ने कैपिटल रिसीट माना था। ओके। तो रेवेन्यू का तर्क बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अगर लूम आवर्स बेचने से मिली इनकम एक कैपिटल रिसीट है तो लूम आवर्स खरीदने पर किया गया खर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। अ परफेक्ट सिमेट्री। सुनने में तो ये लॉजिक बड़ा सिंपल एंड कन्विंसिंग लगता है। एक ही ट्रांजैक्शन के दो पहलू, अगर एक कैपिटल है तो दूसरा भी कैपिटल होना चाहिए। Exactly. And this is where Justice Bhagwati's brilliant judicial mind comes into play. उन्होंने इस seemingly perfect symmetry को double fallacy यानी दोहरे भ्रम का नाम दिया। डबल फैलेसी? हाँ, उन्होंने कहा कि ये पूरा आर्ग्यूमेंट 2 गलत धारणाओं पर आधारित है। पहला भ्रम, the non-reciprocity principle। द नॉन रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल। इसका क्या मतलब हुआ? जस्टिस भगवती ने साफ किया कि टैक्स लॉ में ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि जो एक पार्टी के लिए कैपिटल रिसीट हो वो दूसरी पार्टी के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। द कैरेक्टर ऑफ अ पेमेंट इज डिटर्मिन्ड बाय द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन फ्रॉम द पेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू
not the receivers. अच्छा, तो पेयर और रिसीवर के लिए एक ही पेमेंट का कैरेक्टर अलग-अलग हो सकता है? बिल्कुल। इस पर उन्होंने रेस कोर्स बेटिंग कंट्रोल बोर्ड वर्सेस वाइल्ड केस से मैकनैगटन जे का एक कोट इस्तेमाल किया, जिसे जजमेंट में felicitously pointed out कहा गया है। पैराग्राफ 5 में ये कोट है, क्या कहा था उन्होंने? A payment may be a revenue payment from the point of view of the payer and a capital payment from the point of view of the receiver and vice versa. वाओ, ये तो टैक्स सिस्टम एक तरह की अनसर्टेनिटी पैदा कर सकता है। अगर सिमेट्री नहीं होगी तो बिजनेसेस प्लानिंग कैसे करेंगे? इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, बट द कोर्ट्स पॉइंट वाज दैट टैक्स लायबिलिटी डिपेंड्स ऑन द पर्पस एंड इफेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर फॉर ईच टैक्स पेयर इंडिविजुअली। अ सेलर माइट बी पार्टिंग विद अ सोर्स ऑफ इनकम जो एक कैपिटल एसेट है, while a buyer might just be acquiring stock in trade or removing a temporary hurdle जो एक रेवेन्यू एक्सपेंस है। समझ गया। अब आते हैं दूसरे भ्रम पर, जो इससे भी ज्यादा फंडामेंटल था। दूसरा भ्रम था द ट्रू नेचर ऑफ लूम आवर्स। लूम आवर्स का असली नेचर। हाँ, महेश्वरी देवी केस में कोर्ट ने इस बात की गहराई से जांच ही नहीं की थी कि लूम आवर्स असल में हैं क्या। पार्टीज ने मान लिया था कि ये एक एसेट है, तो कोर्ट ने भी मान लिया। अच्छा, so it was an assumption? Yes, but in Empire Jute, the court did a deep dive और उन्होंने पाया कि लूम आवर्स कोई राइट कन्फर्ड यानी दिया गया अधिकार नहीं थे, बल्कि ये एक रिस्ट्रिक्शन वॉलंटरली एक्सेप्टेड यानी स्वेच्छा से स्वीकार की गई पाबंदी थी। So पेमेंट एसेट खरीदने के लिए नहीं था, बल्कि टू गेट अ रिलीज फ्रॉम अ सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन। इसीलिए अदालत ने कहा कि ये रिस्ट्रिक्शन could not possibly be regarded as an asset of such mill. वाह, तो कोर्ट ने पुराने फैसले की बुनियाद को ही फंडामेंटली चैलेंज कर दिया। That's a huge shift. So with the old precedent discarded, कोर्ट ने इस खर्चे को एनालाइज करने के लिए अपना फ्रेमवर्क कैसे बनाया? What are the established doctrines for this? Once the flawed logic of the old case was set aside, the court went back to first principles. उन्होंने दो बड़े एंड वेल एस्टैब्लिश्ड टेस्ट्स का इस्तेमाल किया जो इस तरह के केसेस में कॉर्नरस्टोन माने जाते हैं। कौन से टेस्ट्स? टेस्ट नंबर 1, the enduring benefit test. The enduring benefit test. This is a celebrated test. इसका origin लॉर्ड केव्स के जजमेंट इन Atherton versus British Insulated and Helsby Cables Limited से है। पैराग्राफ 8 में कोर्ट इसे कोट करती है। क्या कहता है ये टेस्ट? लॉर्ड केव ने कहा था, when an expenditure is made with a view to bringing into existence an asset or an advantage for the enduring benefit of a trade, there is very good reason for treating such an expenditure as capital. ओके, मतलब अगर कोई खर्च आपको एक लॉन्ग टर्म लास्टिंग एडवांटेज देता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो एम्पायर जूट ने जो लूम आवर्स खरीदे उससे उन्हें ज्यादा प्रोडक्शन का एडवांटेज मिला जो लास्टिंग था। तो इस टेस्ट के हिसाब से तो ये कैपिटल हुआ। Not so fast. यहीं पर a very important nuance comes in, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया। उन्होंने चेताया कि हर enduring benefit कैपिटल नहीं होता। अच्छा। The advantage has to be in the capital field. अगर खर्च सिर्फ बिजनेस को ज्यादा कुशलता से चलाने में मदद करे, to facilitate the assessee's trading operations और आपका fixed capital untouched रहे, तो वो revenue expenditure है। Okay, the benefit must be in the capital field. Yes. When applied to this case, the court found no new asset has been created. The profit-making apparatus, यानी जूट मिल, उसमें कोई expansion नहीं हुआ। और सबसे जरूरी बात, ये फायदा enduring भी नहीं था। It was for a specific period of not less than 6 months and could not be carried forward. Right. So enduring benefit test के हिसाब से ये कैपिटल नहीं था, क्योंकि फायदा ना तो कैपिटल स्ट्रक्चर में था और ना ही परमानेंट था। लेकिन ये तो सिर्फ एक पैमाना हुआ। क्या कोर्ट के पास कोई और मजबूत कसौटी भी थी इस खर्च को परखने के लिए? Absolutely. The second test they used was even more fundamental to business accounting, the fixed versus circulating capital test. Fixed versus circulating capital? हाँ, इसे लॉर्ड हॉल्डेन ने जॉन स्मिथ एंड सन वर्सेस मो केस में ब्यूटिफुली आर्टिकुलेट किया था। पैराग्राफ 9 में कोर्ट इसे कोट करती है। क्या फर्क बताया था उन्होंने? Fixed capital is what the owner turns to profit by keeping it in his own possession. Circulating capital is what he makes profit of by parting with it and letting it change masters. इसे आसान भाषा में समझाएंगी। बिल्कुल। एक बेकरी के लिए उसका ओवन फिक्स्ड कैपिटल है। उसे रखकर वो सालों तक प्रॉफिट कमाता है।
लेकिन मैदा, फ्लावर, उसका सर्कुलेटिंग कैपिटल है। उसे वो प्रोडक्ट यानी ब्रेड में कन्वर्ट करके बेचता है टू मेक अ प्रॉफिट। द फ्लावर इज पार्टेड विथ। Got it. Oven is fixed, flour is circulating. Yes. When the court applied this test, they found that loom hours खरीदने से कंपनी के फिक्स्ड कैपिटल यानी उसके प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रक्चर में कोई इजाफा नहीं हुआ। द बिजनेसेस परमानेंट स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही रहा। तो ये खर्च सर्कुलेटिंग कैपिटल की तरह था। Exactly. An input used up in the process of earning profit. So by this test as well, it was clearly a revenue expenditure. So both foundational tests pointed towards it being a revenue expense. लेकिन मैं सोच रहा हूँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक आखिरी आर्ग्यूमेंट था कि कंपनी ने प्रॉफिट का एक नया सोर्स, एक इंटेंजिबल स्पिनर ऑफ इनकम खरीदा है। ये सुनने में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है। हाउ डिड द कोर्ट हैंडल दैट? The court rejected this argument quite decisively. उन्होंने कहा कि प्रॉफिट का सोर्स तो जूट मिल थी, the profit making apparatus itself, and that remained untouched and unaltered. अच्छा, ये खर्च तो उस सोर्स को ज्यादा देर तक ऑपरेट करने का था। यहीं पर कोर्ट ने लीगल थ्योरी से हटकर एक बहुत ही प्रैक्टिकल बिजनेस सेंट्रिक नजरिया अपनाया। दिस इज द हार्ट ऑफ द जजमेंट। उन्होंने हॉलस्ट्रॉम्स प्रॉपर्टी लिमिटेड केस से डिक्सन जे को कोट किया फ्रॉम पैराग्राफ 11। and what did that court say? What is an outgoing of capital and what is revenue depends on? What the expenditure is calculated to effect from a practical and business point of view, rather than upon the juristic classification of the legal rights, if any, secured, employed, or exhausted in the process. So forget the legal jargon. Look at what the expense actually does for the business. It's about the effect, not the label. ये तो बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत लिबरेटिंग प्रिंसिपल है। Precisely, it's about substance over form. And this was further strengthened by a simple yet powerful question posed by Lord Clyde in the Robert Addy and Sons Collieries Ltd case, also quoted in paragraph 11. क्या सवाल था वो? Is it part of the company's working expenses? Is it expenditure laid out as part of the process of profit earning? And the court's answer was yes. A clear yes. It was an operating cost, just like paying for extra raw material or electricity to produce more. क्या हुआ? The Supreme Court held that the payment of 2,03,255 rupees represented revenue expenditure and was fully allowable as a deduction under Section 10(2)(xv of the Income Tax Act 1922. They overturned the High Court's decision. अपने फैसले को और पुख्ता करने के लिए, to really hammer the point home, I assume the court looked at similar situations in other cases. What kind of parallels did they draw? Yes, judicial analogies are a powerful tool to ensure consistency in law. The court used two very important ones. Okay, पहली कौन सी थी? First, the Nachanga Consolidated Copper Mines Ltd case. The facts were strikingly similar. एक माइनिंग कंपनी ने दूसरी को पैसे दिए ताकि वो प्रोडक्शन रोक दे, and in return, the first company could produce more despite an industry-wide cut. अच्छा, The Privy Council held this payment to be an operating cost. It was, as Lord Radcliffe put it in a quote referenced in paragraph 12, a cost incidental to the production and sale of the output of the mine. the parallel with Empire Jute is very clear. Exactly. Paying to remove a hurdle in day-to-day operations. That makes perfect sense. And the second analogy? The second was the Canon Company case from the UK. Here, a company spent money to get a supplementary charter to remove what the judgment calls antiquated restrictions on its business, like limits on its borrowing powers. Okay. The House of Lords held this to be revenue expenditure. Lord Reed, as quoted in paragraph 13, emphasized that the expense was incurred to remove antiquated restrictions which were preventing profits from being earned. अच्छा, तो कोर्ट ने बिजनेस की डे टू डे रियलिटी को लीगल डेफिनेशन से ज्यादा तवज्जो दी। मतलब एम्पायर जूट का खर्च भी सिर्फ एक अस्थायी कॉन्ट्रैक्चुअल पाबंदी को हटाने के लिए था, ताकि मौजूदा बिजनेस से एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग एपरेटस से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। द लॉजिक सीम्स कंप्लीटली एयर टाइट नाउ। तो इस सब का निचोड़ क्या है? What is the biggest takeaway for businesses and tax professionals from this deep dive? The single most important lesson is that in tax law, substance matters far more than form. You must look beyond the juristic classification of a right and understand its purpose from a practical and business point of view. Labels aren't as important as function. Exactly. The core question this judgment helps us answer is,
Is the expenditure helping to run the business more profitably? Or is it for building or expanding the foundational structure of the business? Empire Jute provides a clear and enduring framework to answer that. So the big lesson is, don't just look at the legal name on the invoice. Ask, did this money help build the factory, or did it just help the factory run for a few more hours that month? Precisely. And that brings us to a final thought. अंत में एक विचार. This case was about buying the right to work more in a physical manufacturing world of jute mills. Today, we live in a digital and gig economy. Companies spend huge amounts not on physical assets but on intangibles. Like what? Think about a food delivery app spending millions on user acquisition to get more customers, or a tech company paying for premium API access to a platform like Google Maps, without which their app can't function. Right. These are essential operating costs for them. Exactly. How would the principles from the Empire Jute case, the enduring benefit test, the fixed versus circulating capital test, and above all the practical business point of view, apply to these modern intangible तो expenditures? किसी सोचने वाली बात है. Because the principles of 1980 are still being tested against the business realities of